नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक जन्मदिन की खासी चर्चा रही। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जिस भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हों, जाहिर तौर पर इसके अनेक राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे थे। उनके जन्मदिन की भव्यता को समझने से पहले इस स्लोगन पर गौर करना होगा, जहां लिखा था हमर सियान हमर अभियान, और साथ ही अनेक राजनीतिक हस्तियां इस मौके पर मौजूद थी। इस दौरान उनके कई समर्थक उनकी छत्तीसगढ़ की राजनीति में वापसी के कयास भी लगा रहे थे और उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोतीलाल वोरा 1993 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए थे। उसके बाद 1998 में वो राजनांदगांव से सांसद चुनने के बाद सक्रिय राजनीति में वापस आ गए। भले ये बात अति उत्साह में कही गई हो, लेकिन सुनने और समझने वाले इसके राजनीतिक अर्थ और गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे। रमेश भाई 1996 से लेकर 2019 के बीच लगातार कई बार रायपुर के सांसद रहे। बीच में विद्याचरण शुक्ला से उनकी जो हार हुई, उसे भी कार्यकाल समाप्त होने के थोड़ा पहले चुनाव आयोग ने अमान्य करते हुए विद्याचरण शुक्ला की जीत को गलत माना। छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे अपराजय योद्धा रहे रमेश बैस, पहले त्रिपुरा फिर झारखंड और इस समय महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य के राज्यपाल है। जब भी वे छत्तीसगढ़ आते हैं तब उन्हें लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। आप एक झलक इन तस्वीरों से रमेश बैस की जन्मदिन की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां मंच में अनेक धर्मगुरु नजर आ रहे होंगे। रावतपुरा सरकार, श्रद्धानी दरबार के पीठाधीश्वर संत युधिष्ठिर लाल जैसे तमाम संतों के अलावा ढेर सारी जनता और कई जानी पहचानी राजनीतिक हस्तियां। यहाँ दूर दूर तक जन सैलाब नजर आ रहा होगा और महामहिम राज्यपाल रमेश बैस की चित परिचित मुस्कान भी। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन यह समझना होगा कि रमेश बैस 76 साल के हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 75 साल की गाइडलाइन तय की है। हालांकि कर्नाटक के मामले में कुछ शिथिलता लाकर करीब 80 साल के हो चले येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिलहाल रमेश बैस की छत्तीसगढ़ की राजनीति में वापसी कयास ही है। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में हर दिन कुछ नया होने जा रहा है, नई नई घटनाओं की चर्चा हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह जो इस वक्त दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है। उन्होंने फौरन एक ट्वीट करके बताया कि मैं ठीक हूं। करीब 71 साल के डॉक्टर रमन सिंह अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने उनकी यही महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं भाजपा की नई राजनीति के लिए रोड़ा बनी हुई है। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी नए घोषणा पत्र के साथ, नए विजन के साथ सामने आना चाह रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा को अच्छी तरह से मालूम है कि 2018 के चुनाव में जब डॉक्टर रमन सिंह ही इकलौता चेहरा थे, वे ही सर्वे सर्वा थे, पूरे निर्णय वही ले रहे थे। ऐसे समय में विपक्षी कांग्रेस का पूरा फोकस और पूरा ध्यान अपने घोषणा पत्र पर था, उनके घोषणा पत्र समिति के। तब कांग्रेस की ओर से चुनाव आते आते तक अंतिम समय में बाकायदा गंगा जल तक हाथ में लिया गया और जिन घोषणाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया, जो विजन प्रस्तुत किए, उसकी परिणति ये रही कि कांग्रेस को 67 और भाजपा को 15 सीटें मिली। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की उस पुरानी तैयारियों के तर्ज पर चलते हुए कांग्रेस से अब कहीं आगे जाकर घोषणा पत्र पर ध्यान दे रही है। इसके लिए एकात्म परिसर में बाकायदा पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर की मौजूदगी में एक भव्य आयोजन किया गया और यहाँ घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव की 90 पेटियां 90 विधानसभा के लिए प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही साथ एक नया विजन प्रस्तुत किया गया। पार्टी के सारे आला नेता उस वक्त मौजूद थे। चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक सांसद विजय बघेल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और तमाम नेताओं को आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक विजय बघेल ने जो तेवर प्रस्तुत किए, उसे भी समझना होगा। जो झूठ के सहायक है, पूरा 5 साल जहाँ की जनता प्रताड़ित थी, जहाँ की जनता हतोत्साहित थी, हर वर्ग हड़ताल में थे, क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, न जाने कितने लोग पूरे 5 साल तक सिर्फ उन हड़ताल के मंचों में अपना समय बिताए हैं। यहाँ एक बात गौर करनी होगी कि जो सुझाव पेटियां प्रस्तुत की गई, उसमें बाकायदा छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अलावा भाजपा के नेताओं की
तस्वीरें लगाई गई थी। इस वक्त भाजपा का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ियावाद और किसानों पर है और साथ ही साथ जातिगत समीकरण को साधने के लिए जो जिला स्तर पर घोषणा पत्र समितियां बनाई जा रही है, वहां भी जातिगत समीकरण और समाज विशेष के प्रमुखों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसे हम दुर्ग जिले के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां जिला स्तर की घोषणा पत्र समिति में 3 सदस्य बनाए गए, जिसमें एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू जो पिछड़ा वर्ग से आती हैं, इसके अलावा राजमन डोमनलाल कोसेवाड़ा जो कि सतामी समाज से आते हैं, यानी अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा दुर्ग जिले के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राहुल गुलाटी को भी समिति में लिया गया है। यानी समिति में जिस तरह से सामाजिक समीकरणों का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है, ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के तमाम अन्य जिलों में भी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है, जहां सत्ताधारी कांग्रेस भी अपनी घोषणाओं को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कांग्रेस से तैयारियों के मामले में कहीं आगे नजर आ रही है। यह एक बात जो सबसे गौर करने वाली है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ का खासकर ग्रामीण मतदाता जिस मांग को रख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी यह चाहता है कि हर हाल में छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ धान की कीमत अब की बार वो मिले जो इससे पहले कभी नहीं मिली। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए क्विंटल देने का वादा किया था, तब धान का समर्थन मूल्य 1800 और 1850 रुपए के आसपास था। अब छत्तीसगढ़ के किसानों को ए ग्रेड के धान का 2803 रुपए मिल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का 2203 रुपए अंशदान बताया जा रहा है। अब इस 2803 से भी कहीं आगे, यानी 3000 रुपए क्विंटल देने की मांग उठ रही है। वैसे देश में इस वक्त फ्री की पॉलिटिक्स का जो दौर चल रहा है, जो खैरात में लोगों को कुछ देने की बात उठ रही है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए सिलेंडर देने के घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल पहले ही बहुत गहरी बात कह चुके हैं। हालांकि भाजपा ने इस पर उस वक्त पलटवार भी किया था। देखिए, सीधे 500 रुपया ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या है? तभी हमारी जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज़ आएगा, तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। देखिए, लगातार अभी पहले जन घोषणा पत्र के वादे इस सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। अब ये सरकार लगातार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने, ठगने की योजना पर काम करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आज इनके झूठे वादे और ठगने की नीति को समझ चुकी है। यानी चुनाव आते आते तक यदि सिलेंडर का मूल्य 500 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपए देने की घोषणा की जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि वो अलग बात है कि ये पैसे लाए कहां से जाएंगे, इससे राज्य की माली हालात और दूसरी जरूरतों का क्या होगा, इस बारे में हालांकि जनता खुलकर नहीं पूछती। लेकिन जागरूक होते समाज को यह पूछना चाहिए कि आखिर ये देश और राज्य हमारा है, हमारे ही पैसों का खर्च हमारी ही सरकार किस तरीके से करती है। क्या वास्तव में खैरात दिया जा रहा है या हमारी दूसरी जरूरतों को रोककर हमें कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है? इसे हमें बारीकी से समझना होगा, अध्ययन करना होगा, चिंतन करना होगा। कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन के समाधान के लिए इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल युवाओं से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य इलाकों की है और अभी ताजा तस्वीर भिलाई की है, जहां सीएम भूपेश बघेल आए हुए हैं, युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग ये आक्षेप भी लगा रहे हैं कि सिलेक्टिव युवाओं को सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तीखे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता। हालांकि कुछ अप्रिय स्थिति वाले वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होते हैं। दरअसल बदले हुए हालात में अब युवा भी राजनीति को समझने लगा है। राजनीति को जहां अछूत या अस्पृश्य माना जाता था, इससे अलग कुछ पढ़े लिखे चेहरे अपना कैरियर दांव पर लगाकर राजनीति को अंगीकार करने लगे हैं। जब ऐसे चेहरों की बात आती है, जब छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी की काफी चर्चा होती है। 2018 में रायपुर के कलेक्टर रहते हुए तमाम सुख सुविधाओं से लैस होने के बावजूद वे इस्तीफा देकर खरसिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव हार गए। इस वक्त छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है, वो प्रदेश के महामंत्री जैसे अहम दायित्व में है और लगातार सरकार पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ का खासकर युवा मतदाता उनमें छत्तीसगढ़ की राजनीति का भविष्य देख रहा है। राजनीति की ऐसी कुछ रोचक तस्वीरों और जानकारियों के साथ हम लगातार आपको जागरूक करते हैं कि राजनीति से अच्छे लोगों को जुड़ना
जुड़ना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का हमेशा की तरह कब्जा माना जाएगा। बुरी राजनीति के मिथक को तोड़ने के लिए हमारा लगातार प्रयास है। देश और समाज की भलाई के लिए राजनीति में शुचिता कायम होनी चाहिए। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।